दिल्ली वाला जो चुनाव हुआ है जी, उसमें ये कल तक बताए ही नहीं थे कितना वोट पड़ा है। हाँ 12 बजे रात को बता रहे हैं कि इतने वोट वहाँ पे पड़े थे। जो रिजल्ट वो बता रहे हैं 6 बजे कि इतने वोट पड़े थे, उसके 1 घंटे के बाद वो बढ़ा दिए 2 लाख वोट, और अगले दिन फिर वो बता रहे हैं कि 74 लाख वोट बढ़ गए हैं। ईवीएम मशीन के अंदर जो है चार्जिंग बता रहा था 99%। हाँ जिस दिन वोट पड़े थे उसी दिन उसको ऑफ करके रख दिया जाता है, जब गिनती होती है उस दिन चालू करते हैं। तो और मशीनों में जो है 60-65% था चार्जिंग, और कई मशीनों में जो है 99% था। तो ये संभव कैसे हो सकता है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार की वजह कांग्रेस पार्टी रही या फिर ईवीएम? हमारी पार्टी कांग्रेस 70 की 70 सीट अगर जीत जाए वहाँ दिल्ली में, तो भी हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है। फिर वो कहेंगे ईवीएम किसकी सरकार में आई थी? तो सच्चाई यही है कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो कोई भी सरकार नहीं आएगी, मोदी जी ही रहेंगे। लोकसभा चुनाव में आप सब लोग दोस्त थे जी, है ना? चाहे आम आदमी पार्टी हो, सपा हो या कांग्रेस हो। हाँ। विधानसभा चुनाव की बात आती है, आप लोग आपस में ही एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। दिल्ली का चुनाव ले लीजिए, तो कांग्रेस ने आम आदमी के ऊपर जमकर वो निशाना साधा, आम आदमी वालों ने कांग्रेस के ऊपर। फिर उसके बाद में अखिलेश यादव जब प्रचार करने चले जाते हैं केजरीवाल जी का, हाँ। तो ऐसा कहा जाता है कि अब जो है राहुल गांधी जी नाराज हो जाएंगे समाजवादी पार्टी से। फिर उसके बाद में एक दिल्ली का एक मतलब कि पोस्टर रिलीज होता है, एक फोटो आता है पार्लियामेंट के पास का ही, जिसमें वो खड़गे जी होते हैं, एक हाथ एक तरफ राहुल गांधी जी होते हैं, एक तरफ अखिलेश यादव जी बढ़िया बातें करते हुए नजर आते हैं। तो ये क्या माजरा है? मतलब कि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस वाले हैं, इन्होंने गुजरात का बदला दिल्ली में ले लिया केजरीवाल से। नहीं देखिए, लोग पता नहीं एक दूसरे पर कब पलटवार करते हैं, फिर उसके बाद में दोस्त बन जाते हैं। नहीं हमने कहीं, अगर कांग्रेस ने कहीं किसी के ऊपर आरोप लगाया हो तो बताइए। हमने तो आज तक जो है अखिलेश जी के ऊपर नहीं आरोप लगाया। आपके नेता तो लगा मतलब गलत बोल चुके हैं ना अखिलेश जी के ऊपर। नहीं क्या बोल, मध्य प्रदेश की बात याद है ना, जब चुनाव था, अखिलेश क्या अखिलेश लगा रखा है। जो भारतीय हैं उनको अमेरिका से भेजा गया, हथकड़ी लगा करके, पैरों में जंजीरें बांध करके। 1-2 युवकों ने बताया कि वहाँ पर 40 घंटे तक उनको बांध करके रखा गया अमेरिका में। अगर ये कुछ बोल देते हैं, सच्चाई बोल देंगे, तो टर्म जो है इनका दोस्त, वो कहीं अडानी जी को जेल में न डाल दे, क्योंकि इनके बारे में जान गया कि पिछली बार ये आए थे और बोल गए कि ट्रम्प को जिताइए, ट्रम्प जिंदाबाद, वो बेचारा हार गया। वो सोचा अगर अब की आए होते तो मैं फिर हार जाता। लेकिन अखिलेश जी जो उनके प्रचार में गए, ये सोचने का विषय है। ये दोस्ती तो राहुल गांधी जी के साथ में बहुत अच्छी मानी जाती है। अभी आपने देखा हो कन्नौज में जाकर के अखिलेश यादव जी के लिए वो राहुल गांधी जी वोट भी मांगते हैं। हमारे भाई अखिलेश यादव को विजयी बनाना बोलते हैं। नमस्कार, मैं अनूप यादव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जो दिल्ली का चुनाव हुआ, जो उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव था, उसका रिजल्ट सामने आया, और जो रिजल्ट था वो विपक्षियों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा। अभी उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में रामबरन गौतम जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर, और उसी के साथ में मिल्कीपुर में जो उपचुनाव हुआ, और उपचुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का एक तरह से कह सकते हैं बुरा हाल हुआ। अब उसके पीछे कई सारे रीजंस भी रहे हैं। सीधे हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और देखेंगे क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। बताइए, अभी जो चुनाव के परिणाम आए हैं सामने निकल करके, चाहे आप दिल्ली का ले लीजिए, चाहे आप मिल्कीपुर का उपचुनाव का देख लीजिए, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो हमारा चुनाव आयोग है जी, मेन मुद्दे की बात जो है, हाँ चुनाव आयोग दिल्ली वाला जो चुनाव हुआ है जी, उसमें ये कल तक बताए ही नहीं थे कितना वोट पड़ा है। हाँ 12 बजे रात को बता रहे हैं कि इतने वोट वहाँ पे पड़े थे। तो पहली बात तो इतने छुपा कर क्यों रखे? उनको तुरंत बताना चाहिए था, जब इलेक्शन हो गया था उसके 1-2 घंटे के बाद बताना चाहिए था इतने वोट पड़े। लेकिन उन्होंने सब दबा कर रखा। कारण ये है कि चुनाव आयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कहने पर ही चल रहा है। जैसे उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में किया, महाराष्ट्र में आप लोग देखे होंगे जी, कि
जो रिजल्ट वो बता रहे हैं 6 बजे हाँ कि इतने वोट पड़े थे, उसके 1 घंटे के बाद वो बढ़ा दिए 2 लाख वोट, और अगले दिन फिर वो बता रहे हैं कि 74 लाख वोट बढ़ गए हैं। तो वो रात भर में वोट बढ़ कैसे गए? हाँ ये चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दिए। और इसी तरह दिल्ली में जो हो रहा है, ये भी खेल वही है, हाँ सेम वही खेल है कि वोट बैंक इनको भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा दिया गया है। हाँ हम कांग्रेस जो है दिल्ली में लड़ाई में है, ऐसा नहीं है। हाँ हम लड़ाई में है, 0 थे, हाँ लेकिन इस समय लड़ाई में है, अभी गिनतियां चल रही हैं वहां, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम पहले ही 0 थे। हाँ लेकिन वोट बैंक हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। हाँ और हम जो है जिस समय लास्ट 1 हफ्ते के अंदर हमारा वोट प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ा है, जब राहुल जी और हमारे केंद्रीय नेता हाँ चुनाव में प्रचार में लगे हैं, नहीं, लोगों को अगर समझाने का प्रयास किए हैं। वोट प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो अभी टीवी पर लगातार दिखाया जा रहा है जो बीजेपी का वोट प्रतिशत है वो 51-52% जा रहा है, और आम आदमी पार्टी का 40+ दिखा रहे हैं। तो उसमें जो वोट प्रतिशत है बीजेपी का एक तरफा 50+ जा रहा है, तो ये मतलब कैसे संभव है? वो हम बता रहे हैं ना, संभव है, चुनाव आयोग की वजह से संभव है। पूरा खेला जो किया गया है। सारा खेल जो है चुनाव आयोग का है। हाँ चुनाव आयोग ने यही महाराष्ट्र में किया हाँ और हरियाणा में किया। हाँ हरियाणा में देखिए, जिस समय वोटिंग हो रही, गिनती हो रही थी, जी उस समय ईवीएम मशीन के अंदर जो है चार्जिंग बता रहा था 99%। हाँ जिस दिन वोट पड़े थे उसी दिन उसको ऑफ करके रख दिया जाता है, जब गिनती होती है उस दिन चालू करते हैं। तो और मशीनों में जो है 60-65% था चार्जिंग, और कई मशीनों में जो है 99% था। हाँ तो ये संभव कैसे हो सकता है? हाँ इसका मतलब धांधली हुई है। चुनाव आयोग जो है पूरी तरह से हाँ प्रधानमंत्री के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हाँ वो जो एक स्वच्छ जो चुनाव आयोग का जो एक रोल होता है हाँ वो नहीं अदा कर रहे हैं। हाँ वो एक भारतीय जनता पार्टी के खास कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। अभी मुझे याद आ गया, अखिलेश यादव जी ने अभी पहले ही कह दिया है कि चुनाव आयोग को, मतलब चुनाव आयोग तो मर गया है, इनको कफन दे देना चाहिए। आपने सुना होगा। नहीं, मैंने सुना है, वो वाइट भी सुनी थी। हाँ और ये सच्चाई है। हाँ चुनाव आयोग तो वास्तव में मर चुका था। आप देखिए, यहीं पे अभी जो विधानसभा का यूपी में चुनाव हुआ, हाँ वहां आप गए भी थे, देखे होंगे कि कई जगह बस्ता ही नहीं लगने दिया। हाँ मिल्कीपुर उपचुनाव। हाँ, मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बैठने तक नहीं दिया। हाँ तो कैसे संभव है जीत जाएगा आदमी? गिनती के अंदर नहीं जा रहा है आदमी, वहां नहीं जाने दे रहे हैं। और वोटिंग जहां हो रही है, पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में। यहां तक कि रिपोर्टरों के ऊपर जो सही रिपोर्ट दिखा रहे थे उनके ऊपर केस लाद दिए गए। और कई पड़ी थी। हाँ, पुलिस पीछे पड़ी थी। और वहाँ के नेता जो थे जी वो जो है पुलिस वालों को आगे कर दिए थे, खुद जो है बैठ गए थे कमरों में एसी वाले में। हाँ तो दूसरी पार्टी कैसे जीतेगी? इसका मतलब है चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा है। हाँ सारा खेल जो है चुनाव आयोग का है। हाँ और ये हर जगह जो बड़े नेता हैं पार्टियों के, उनको समाप्त करने में लगे हुए हैं मोदी जी। जैसे महाराष्ट्र में, हाँ महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार जी एक बड़े नेता हैं वहाँ महाराष्ट्र के, उनको उन्होंने खत्म कर दिया। वोट बैंक बढ़ा के, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ाया। और उद्धव ठाकरे जी, उनकी जो शिवसेना थी, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। आपस में वो वोट डालने का काम करते हैं और अपना फायदा। हाँ, हर जगह इनका यही काम है कि हम अपनी सरकार कैसे बनाएं। आपस में मतलब परिवार को लड़ा देना है, मतलब हाँ, 50% परिवार को लड़ा दिए और अपना जो है कई जगह किया इन्होंने। तो इनकी नीयत जो है ठीक नहीं है। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि अगर ईवीएम से ही चुनाव होता रहा
हाँ। तो कोई पार्टी आएगी ही नहीं। और अगर हमारी पार्टी कांग्रेस 70 की 70 सीट अगर जीत जाए वहां दिल्ली में, हाँ। तो भी हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है। ये तो आप अखिलेश यादव वाली बात कर रहे हैं कि अगर 80 में से 80 जीत जाएंगे फिर भी हम ईवीएम पे भरोसा नहीं करेंगे। वो भी सही कह रहे हैं। फिर वो कहेंगे ईवीएम नहीं, फिर वो कहेंगे ईवीएम किसकी सरकार में आई थी। अच्छा, आप ये देख लीजिए, अभी दिल्ली के चुनाव में प्रेजेंट जो आज हो रहा है, गिनती हो रही है, जब बैलेट पेपर पे गिनतियां होने लगी तो हमारी पार्टी आगे थी। कांग्रेस पार्टी सबसे आगे थी। हमारी कम से कम 28 सीटें थी, जीत रहे थे हम। जब ईवीएम मशीन खुला तो हम 0 पे आ गए। इसका क्या मतलब है भाई? जब जनता जो है बैलेट पेपर से जो दी है वोट, बाई पोस्ट भेजी है, तो वो उसमें हम कैसे जीत रहे हैं? कांग्रेस कैसे जीत रही है? ये तो हमेशा देखने को मिलता है ना, जब बैलेट बॉक्स की गिनती होती है। आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देखिए, उसमें भी सपा आगे जा रही थी जब बैलेट बॉक्स की। हाँ, इंडिया गठबंधन आगे जा रहा था। जब ईवीएम खुलता है उसके बाद में सपा पीछे हो जाती है। हाँ, तो कारण यही है कि चुनाव आयोग जो है, खैर वो अब रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उनको कम से कम जाते जाते कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए। लेकिन देख लीजिएगा आप, ये रिटायर होंगे, उसके बाद या तो राज्यसभा में चले जाएंगे या किसी आयोग के अध्यक्ष बन जाएंगे। क्योंकि ये मोदी जी का हाथ है। जो चुनाव आयोग के हमारे चीफ हैं, उनका सारा रोल जो है भारतीय जनता पार्टी को पूरे इंडिया के अंदर हर स्टेट में काबिज कराने का है। तो सच्चाई यही है कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो कोई भी सरकार नहीं आएगी, मोदी जी ही रहेंगे। तो ईवीएम से चुनाव मतलब चुनाव करवाने का ही एक तरह से कोई मतलब नहीं है? नहीं, वो तो हम लोग पहले से मांग कर रहे हैं। अभी हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें सुप्रिया सुले जी भी थी राष्ट्रवादी कांग्रेस के, और संजय जी थे उद्धव ठाकरे के पार्टी से, शिवसेना उद्धव ठाकरे की। वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा है, चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए, वो उसका जवाब दे रहे हैं। भाई, आप क्यों जवाब दे रहे हैं? जवाब चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है, चुनाव आयोग जवाब देना, क्योंकि चुनाव आयोग के पास कोई जवाब है ही नहीं, इसलिए चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। और मोदी जी ने कह दिया है कि पार्टी के नेताओं को कि आप लोग बयान दो अपना। सच्चाई यही है। खैर, ये सब तो होता ही रहेगा, लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आती विपक्षियों में। लोकसभा चुनाव में आप सब लोग दोस्त थे जी, है ना? चाहे आम आदमी पार्टी हो, सपा हो या कांग्रेस हो। विधानसभा चुनाव की बात आती है, आप लोग आपस में ही एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। दिल्ली का चुनाव ले लीजिए, तो कांग्रेस ने आम आदमी के ऊपर जमकर वो निशाना साधा, आम आदमी वालों ने कांग्रेस के ऊपर। फिर उसके बाद में अखिलेश यादव जब प्रचार करने चले जाते हैं केजरीवाल जी का, तो ऐसा कहा जाता है कि अब जो है राहुल गांधी जी नाराज हो जाएंगे समाजवादी पार्टी से। फिर उसके बाद में एक दिल्ली का एक मतलब कि पोस्टर रिलीज होता है, एक फोटो आता है पार्लियामेंट के पास का ही, जिसमें खड़गे जी होते हैं, एक हाथ एक तरफ राहुल गांधी जी होते हैं, एक तरफ अखिलेश यादव जी, बढ़िया बातें करते हुए नजर आते हैं। तो ये क्या माजरा है? मतलब कि एक पल में दोस्ती बन जाती है, एक पल में टूट जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग जनता के साथ में खेला कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस में जो इंडिया गठबंधन के अंदर है, कांग्रेस अपनी तरफ से किसी को दूर नहीं करना चाह रही है। अगर कोई खुद जा रहा है, जैसे आदरणीय अखिलेश जी, अखिलेश यादव जी, भाई अपनी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के, वो केजरीवाल के पक्ष में गए। जैसे पंजाब में चुनाव हुआ, केजरीवाल जी अलग लड़े, जबकि इंडिया गठबंधन में हैं, तो विधानसभा का चुनाव अलग लड़े, तो ठीक है, वो लड़े, कोई बात नहीं, हम भी लड़े। तो दिल्ली के अंदर वो चुनाव अलग से लड़े, कोई बात नहीं। लेकिन अखिलेश जी जो उनके प्रचार में गए, ये सोचने का विषय है। ये इस पर मैं
बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये हमारे केंद्रीय नेताओं का मामला अखिलेश है। यादव की दोस्ती तो राहुल गांधी जी के साथ में बहुत अच्छी मानी जाती है। अभी आपने देखा हो कन्नौज में जाकर के अखिलेश यादव जी के लिए वो राहुल गांधी जी वोट भी मांगते हैं। हमारे भाई अखिलेश यादव को विजयी बनाना बोलते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं, हाँ वो किसी को अपना दुश्मन समझते ही नहीं। जी वो देश की हर जनता के साथ हैं। जी आप देखे होंगे वो मार्केट में भी चले जाते हैं, हाँ लोगों से पूछते हैं कि ये चीज कैसे बनती है, हाँ, इसमें कहीं क्या वो इनकम है आपकी। कहीं कूली बन जाते हैं, कहीं बुलेट से चलते हैं राहुल गांधी जी। बिल्कुल, वो समझने का प्रयास करते हैं। हाँ एक नेता को ये जरूरी है कि जब वो जानता रहेगा किसकी क्या तकलीफ है, किसको क्या तकलीफ है, हाँ उसको हमें कैसे उभारना है, इसलिए वो जाते हैं कि लोगों की दुख दर्द को समझें और इसमें उनके लिए क्या किया जाए कि ये आगे बढ़ें। तो ये राहुल गांधी जी के अंदर जो है एक, चाहे उनकी काबिलियत कहिए या जो भी लोग समझें, लेकिन राहुल जी देश के लिए समर्पित हैं। वो उनका पूरा परिवार देश के लिए समर्पित रहा है, वो भी समर्पित रहा है। अच्छा, अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार की वजह कांग्रेस पार्टी रही या फिर ईवीएम? देखिए, ऐसा है, जो हकीकत है वो ईवीएम तो मेन है ही है। ईवीएम तो मेन है ही है, जो चुनाव आयोग ने किया है वो तो मेन है ही है। लेकिन केजरीवाल जी के खिलाफ अभी लास्ट में जब इन्होंने राहुल गांधी जी को कहा कि वो भ्रष्टाचारी हैं, तो उस पर देश की जनता, वहां की दिल्ली की जनता अधिकतर नाराज हो गई। जो शीला दीक्षित के समय में जो जनता कांग्रेस के साथ थी, वो सब कांग्रेस की तरफ पलट गई। कारण ये कि राहुल गांधी जी ना कभी मंत्री रहे हैं, ना मुख्यमंत्री रहे हैं, ना भारत सरकार में कभी रहे हैं, तो वो भ्रष्टाचारी कैसे हो गए? भाई, ये कहना उनका गलत है। जनता समझ गई कि ये तो बेवकूफ बना रहा है। खुद जेल होके आए, खुद जो है भ्रष्टाचार के आरोप में उनके मंत्री और वो खुद सालों जेल में रह के आए, इतने महीने जेल में रह के आए और दूसरों को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। इसलिए उनका हारने का कारण ये भी है कि लोग कांग्रेस की तरफ, हमारा देख लीजिए वोट बैंक हमारा बढ़ रहा है, वोट प्रतिशत हमारा बढ़ रहा है, उनका घट रहा है। तो इसलिए जो है, एक तो ये मुद्दा ही है जो आरोप लगाया हमारे नेताजी के ऊपर। भाई, जब कांग्रेस में जो मतलब लीडर किसी पद पे रहा ही नहीं है, तो आप उस पर कैसे कहेंगे ये भ्रष्टाचारी है? तो ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, ये उनके लिए, वो खुद अपनी कब्र खोदे हैं केजरीवाल जी। तो उनके अब जो है, ये मेरे ख्याल लास्ट चुनाव था उनका। और ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे वो और भी पतन की तरफ जाएंगे। जिस तरह से हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को इन लोगों ने बदनाम किया था, वो क्या नाम था उनका, महाराष्ट्र वाले जो थे, देखो इस समय नाम नहीं ध्यान आ रहा है, वो जिसके साथ बैठ के धरना प्रदर्शन किए थे, अन्ना हजारे जी। अन्ना हजारे एंड कंपनी, ये सब साथ में थे। और ये अन्ना हजारे से कह भी रहे थे कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। और जब मनमोहन सिंह जी की सरकार को बदनाम किया इन लोगों ने, बदनाम करने के बाद सरकार में आए तो ये तुरंत जो है अपनी पार्टी बना के राजनीति में आ गए। अन्ना हजारे बल्कि कहे भी उनको कि राजनीति में मत जाइए, ये नहीं माने। खैर, वो अन्ना हजारे को Z+ श्रेणी की सुविधा मिल गई, अभी तक है उनके पास। वो कौन सा भाई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री है या कौन सा नेता है ऐसा जो उसको आप Z+ की सुरक्षा दिए हो? क्यों दिए हो? मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं, या जो हमारे गृह मंत्री हैं उनसे जानना चाह रहा हूं मैं कि आप उनको सुरक्षा क्यों दिए अन्ना हजारे जी को? उनसे आपका क्या रिश्ता है? ये इस रिश्ते को नहीं बताएंगे क्या रिश्ता है। जैसे आज तक हमारे नेता सदन में राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री से पूछा कि आपका अडानी से क्या रिश्ता है, आज तक उन्होंने नहीं बताया क्या रिश्ता है, उल्टा आरोप लगाना शुरू कर दिए। तो ये जो है मुद्दे को भटकाना नहीं है। चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के
संपर्क में है और प्रधानमंत्री जी के कहने के अनुसार वो सारा काम कर रहा है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस वाले हैं, इन्होंने गुजरात का बदला दिल्ली में ले लिया केजरीवाल से। नहीं देखिए, गलत तो नहीं कह रहे, गुजरात का बदला होंगे, गुजरात का बदला दिल्ली में ले लिया। हाँ, गुजरात में अब आम आदमी वाले चले गए थे चुनाव लड़ने के लिए। हाँ हाँ, कांग्रेस का नुकसान हो गया था। हाँ, वैसे यहाँ पर कांग्रेस वालों ने केजरीवाल का नुकसान। नहीं देखिए, कांग्रेस केजरीवाल का नुकसान नहीं करना चाहती। हाँ। कांग्रेस अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है। हाँ। केजरीवाल का जो अपना बयान है, हाँ। जो हमारे नेता को भ्रष्टाचारी कहा, हाँ। राहुल गांधी को, तो उसका जवाब वहां की जनता दे रही है उन्हें। अरे वही तो मैं अभी कह रहा हूँ ना, आप लोग पता नहीं एक दूसरे पर कब पलटवार करते हैं, फिर उसके बाद में दोस्त बन जाते हैं। नहीं, हमने कहीं, अगर कांग्रेस ने कहीं किसी के ऊपर आरोप लगाया हो तो बताइए आप। हाँ। हमने तो आज तक जो है अखिलेश जी के ऊपर नहीं आरोप लगाया। हाँ। जबकि अखिलेश जी जाके वहां प्रचार कर रहे हैं। अरे आपके नेता तो गलत बोल चुके हैं ना अखिलेश जी के ऊपर। नहीं, क्या बोले? मध्य प्रदेश की बात याद है ना, जब चुनाव था, अखिलेश क्या अखिलेश लगा रखा है। नहीं देखिए, वो तो देखिए, पार्टी में हर तरह के लोग हैं। हाँ। अब वो उनकी जुबान फिसली या कैसे बोल गए, तो उनको माफी मांगनी चाहिए। नहीं माने तो ये गलती है। हाँ। ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी भी नेता को। हाँ। फिर उन्होंने कहा भी ये चिरकुट टाइप के नेताओं से दूर रहना चाहिए कांग्रेस। तो उसका रिजल्ट उनके सामने है। हाँ। भाई, हम जैसा करेंगे वैसा जो है तो होगा। लेकिन वहां भी मेन काम चुनाव आयोग का ही है। हाँ। पूरे देश में हाँ। मेन जो चल रहा है मामला, वो चुनाव आयोग का ही है। चलिए ठीक है, अभी मुद्दा थोड़ा सा बदल देते हैं, काफी लंबा टॉपिक हो रहा है। जी जी जी। बात कर लेते हैं अभी अमेरिका की। मोदी जी को विश्व गुरु के नाम से बुलाया जाता है, बॉस कहा जाता है। अभी आपने देखा होगा जो भारतीय हैं उनको अमेरिका से भेजा गया, हथकड़ी लगा करके, पैरों में जंजीरें बांध करके। एक दो युवकों ने बताया कि वहाँ पर 40 घंटे तक उनको बांध करके रखा गया अमेरिका में। कैसे देखते हैं मोदी जी की लोकप्रियता में? अब तो सवाल उठेंगे ना इस तरह से अगर जी होगा। जी। आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये बड़ी शर्मनाक चीज हुई। इस घटना की मैं निंदा करता हूँ। हाँ। एक और मुझे एक देश का नाम याद आ रहा है, जब विमान लेकर के भारत में आया था। जी जी। और एक विमान था जब अमेरिका ने उस देश में भेजा था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो वहां पर उसकी सरकार ने कह दिया कि हम आपके विमान को अपने यहाँ लैंड नहीं होने देंगे, आप वापस लेकर के जाइए, हम अपना विमान भेजेंगे, आप हमारे नागरिकों को उसमें से भेजिएगा। जी जी। लेकिन भारत में ऐसा भी नहीं हुआ। ऐसा है, वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जी, माननीय दामोदर दास मोदी जी, इनका क्या है कि इनकी मित्रता है। जी। वहाँ के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं उनसे इनकी मित्रता है। हाँ। और उस मित्रता में ये देश को भूल गए हैं। हाँ। देश की जनता को बिल्कुल भूल चुके हैं। हाँ। उनके लिए एक शब्द ट्रम्प के खिलाफ नहीं निकलेगा इनके मुंह से। कारण ये है कि अगर ये कुछ बोल देते हैं, सच्चाई बोल देंगे, तो ट्रम्प जो है इनका दोस्त, वो कहीं अडानी जी को जेल में ना डाल दे। जो इनका मित्र है अडानी, जो हजारों करोड़ रुपए के गबन में वहां जो घपला करके आया है, उसके नाम FIR दर्ज है, वारंट इशू हुआ है वहां से, गैर जमानती वारंट। वो सोच रहे हैं कहीं इंडिया में घुस के उसको पकड़ के ना ले जाएं, अडानी को। मेन बात यही, वरना हमारे देश के जो बेचारे वहां पे गए थे, चलो गैर कानूनी तरीके से गए, तो आपको ये कहना चाहिए था। पहली बात तो वहां ट्रम्प का जो विदेश मंत्री है या रक्षा मंत्री है, वो हमारा जो राजदूत बैठा हुआ है वहां पे, हमारे देश का, भारत का। हर देश में अपना राजदूत है। भारत देश का जो राजदूत है उससे संपर्क करना चाहिए और बताना चाहिए कि आपके इतने हजार लोग जो है हमारे देश में गैर तरीके से आए हैं और गैर कानूनी तरीके से, इसलिए इनको वापस भेजिए आप। तो ये तरीका होता है। वहां के राजदूत हमारे यहाँ राष्ट्रपति को सूचना देते, प्रधानमंत्री को सूचना मिलती, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री मिलके या गृह मंत्री मिलके यहां से अपना हवाई जहाज भेजते। उस हवाई जहाज पे वो सा सम्मान लाए जाते कि चलो भाई गलती हुई है उनसे जो गए हैं। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं प्रधानमंत्री जी से कि आखिर वो अवैध तरीके से गए क्यों। उसका कारण यह है बेरोजगारी।
आपने जो स्ट्रक्चर तैयार किया था कांग्रेस ने, नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक, हमारे देश में जब देश आजाद हुआ एक सुई भी नहीं बनती थी। नेहरू जी आए, कारखाने खुलवाए और रेलवे बनाई, हवाई जहाज बनाए और आपका ये इसरो बनाया। इसरो सहित कम से कम 200 से ज्यादा सरकारी जो है संस्थान तैयार किए, जिसमें लोगों को रोजगार मिल रहा था। और माननीय मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने सबको बेचना शुरू किया, ठेके पे देना शुरू किया और वैकेंसी पूरी बंद कर दी। जब हमारे देश में बेरोजगारी हो गई, दाने दाने के लिए तबाह हो गए लोग, तो उनकी मजबूरी हो गई कि हम, अच्छा खेती में उतना इनकम नहीं, ये किसानों का एक नया माफ नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों का हजारों 16 लाख करोड़ माफ कर दिया उन्होंने, किसानों का 1 रुपया नहीं माफ किया। क्यों नहीं माफ किया भाई? अब वो किसान बेचारे क्या करें, अपनी जमीन बेच के, बीवी का जेवर बेच के, किसी तरीके से जो उनकी समझ में आया वो किसी तरीके से अमेरिका पहुंच गए या दूसरे देशों में जाकर वहां काम कर रहे थे। ट्रम्प आए, इनके दोस्त वहां के राष्ट्रपति बने और दुर्भाग्य की बात यह है कि इनको अपने शपथ ग्रहण में भी नहीं बुलाया। इनका विदेश मंत्री जाके वहां हफ्तों बैठा रहा कि रिक्वेस्ट करता रहा ट्रम्प जी के स्टाफ से कि किसी तरह प्रधानमंत्री जी को बुला लीजिए, नहीं तो बहुत बेइज्जती होगी। तो कहीं दोस्ती में खटास तो नहीं आ गई है? अब ये तो मोदी जी को मालूम होगा। तो क्या हुआ उसमें, इन्होंने वहां पर बुलाया ही नहीं उनको, क्योंकि इनके बारे में जान गया कि पिछली बार ये आए थे और बोल गए कि ट्रम्प को जिताइए, ट्रम्प जिंदाबाद। वो बेचारा हार गया। वो सोचा अगर अब की आए होते तो मैं फिर हार जाता। इस डर से इनको नहीं बुलाया कि कहीं हमारी सरकारी चलती सरकार न गिर जाए। तो आदरणीय मोदी जी के बारे में वो समझ चुका है, इस वजह से वो ये सब कर रहा है। और इनके इनके जो कर्म है, इनके कर्म का फल हमारे देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है, जो वहां से 48 घंटे में यहां पहुंचे हैं। अब वो सेना की जहाज से, और जिसमें माल भरते हैं नीचे, पार्सल जो होता है, उसके अंदर जो है जंजीर बेड़ियां लगाकर, कमर में बेड़ियां, हाथ में पैर में बेड़ियां लगा के बेचारे बाथरूम तक जाने के लिए घिसक घिसक के जा रहे थे। ये स्थिति जो वहां से आए हैं उनका कहना है। वो बता देते धक्का दे करके अंदर डाल देते थे। हाँ, अंदर डाल दिए और वहां से 48 घंटे लग गए यहाँ आने में। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से जानना चाह रहा हूं, आप ऐसा क्यों करा रहे हो? अच्छा, पार्लियामेंट के अंदर जब ये मुद्दा उठाया गया तो वो उस मुद्दे को तो भूल गए, बिल्कुल चर्चा नहीं, क्योंकि टॉपिक नहीं उठाया। उसमें जो है उन्होंने वो उठा दिया आपातकाल का, जो आपातकाल उस समय लगा था इंदिरा जी के समय में। जबकि उस आपातकाल के बारे में जो है इंदिरा जी स्वयं और कांग्रेस स्वयं पार्लियामेंट में भी और बाहर भी देश की जनता से भी माफी मांग चुकी है। जबकि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, जिसमें आपातकाल लगाया था वो इंदिरा जी ने, वो उस समय स्थिति ऐसी थी कि ये आपस में ही कट मर जाते। मतलब देश की जनता इतना भड़क गई थी नेताओं पे ही कि आपस में एक दूसरे को कटने मरने को तैयार थे। तो उन्होंने सबको अरेस्ट करके जेल में डलवा दिया। उस समय क्या गलती की थी भाई, जेल में डलाया। अगर उन्होंने गलती की थी तो फिर पूरे बहुमत से कैसे इंदिरा जी फिर जीत कर आ गई कांग्रेस में? अगर वो गलती की होती, आपातकाल गलत था, तो इंदिरा जी को कैसे भारी बहुमत से जिताया देश की जनता ने? फिर वो प्रधानमंत्री बन के आई। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने माफी मांगी आपातकाल के बारे में। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इस अनपढ़ गंवार को, पता नहीं पढ़ा लिखा है या कुछ नहीं, सम्मानित पद है, देश का सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति के बाद, देश के प्रधानमंत्री का। इनको इतनी शर्म नहीं आती है कि अभी जो घटना घट रही है अपने देश की जनता के ऊपर, उस पर ना बात करके आप आपातकाल में चले गए, कोई जवाब नहीं दे रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी देश की जनता को क्या कहें, हमें तो लगता है कि
चुनाव आयोग की मेहरबानी है, जब तक ईवीएम मशीन से चुनाव होता रहेगा तब तक बीजेपी की सरकार हर जगह आती रहेगी और पूरे देश में तो रहेगी। इसलिए मैं मांग करता हूं कि चुनाव जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए जैसे पहले होता था। इसके लिए तो कितना आंदोलन वगैरह हुआ, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। नहीं, सुनेंगे जब तक सब एक नहीं होंगे सारे दल। जैसे हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, नहीं, विपक्ष तो एकजुट है ना इस मामले को लेकर के। विपक्ष एकजुट है, लेकिन उसके लिए हमें रोड पे चलना पड़ेगा। जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चले, वो अकेले चले, कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता था अकेले। देश की जनता हमारे साथ जुड़ी, दुख दर्द उन्होंने समझा सबका कि क्यों चल रहे हैं ये अकेले। अच्छा, इस चीज को लेकर के क्या कभी बात हुई है विपक्षी नेताओं से, जो आप बता रहे हैं कि जमीन पर चलना पड़ेगा, इस चीज को लेकर के? देखिए, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व बात कर रहा है इस पे। अच्छा। और इसके बारे में हमारे राष्ट्रीय नेता ही बता सकते हैं। अच्छा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सब मिलकर, जितने भी दल हैं, सबको मिलकर जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे साथ में रामवरण गौतम जी थे। इनसे हमने चर्चा करी जो अभी आज रिजल्ट आया है चुनावों का, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर का उपचुनाव हो या फिर दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव था, उस पर हमारी चर्चा हुई। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर से मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।